नमस्कार। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ, बात आती है जब भाव की, बात आती है जब दान की। हम बहुत सुनते हैं कि बहुत बड़े दान कई कई हैं। कुछ लोग कन्यादान की बात करते हैं, कुछ नेत्रदान की बात करते हैं, कुछ रक्तदान की बात करते हैं। हमारे यहाँ हर तरीके के दान प्रचलित हैं, लेकिन अगर किसी भाव की बात आएगी तो बात उन आंखों की आएगी जिन आंखों में इस देश के लिए जज्बा है, जिसमें राष्ट्रभक्ति की बात है, जिसमें देशभक्ति की बात है, जो सैनिक की बात है, जो इस देश के प्रति बलिदान होने की बात है। आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, बीच बहस के इस विशेष कार्यक्रम में, क्योंकि आज का दिन असल में बहुत ही विशेष दिन है। आज हम बात करने वाले हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस के बारे में। जी हाँ, उन देशभक्तों के बारे में, उन सैनिकों के बारे में जो सरहदों पर हमारी रक्षा करते हैं। वो कहते हैं ना कि हम होली दीपावली इसलिए मना पाते हैं क्योंकि कोई रक्षा कर रहा है सरहदों पर खड़ा हुआ, जिसके लिए होली दिवाली नहीं है, बल्कि हमारे दिल के भाव जब उस तक पहुंचते हैं और एक कनेक्शन बनता है, बस उतना ही भाव उसके लिए काफ़ी होता है। इस जज्बे के साथ में आगे बढ़ते हुए निरंतर, कभी वो झुकता नहीं है, कभी वो रुकता नहीं है। भारतीय सैनिक कोई ऐसा होता नहीं है जिसने अपने पीठ पर कभी गोली खाई होती है, लेकिन हाँ, अपनी छाती चौड़ी करके वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। और वही 56 इंच का सीना होता है जो देश के प्रधानमंत्री भी जिसके लिए बात करते हैं। खैर, आज की हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ आज के इस विशेष दिन में जो उपस्थित हैं आमंत्रित सदस्य, उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ हैं कर्नल कौशल मिश्र साहब। नमस्कार। आपका बहुत स्वागत दूरदर्शन के स्टूडियो में। मैं आपको बताता चलूं कि सन 1967 में आईएमए में आपका सिलेक्शन हुआ था। 34 साल सेना में आपने सर्विस दी है अपनी, और सेना के जितने भी एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में एज ए इंस्ट्रक्टर आपने बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। इस इंडियन आर्मी ने आपको स्पेशली साइकोलॉजिस्ट का कोर्स भी कराया, साइकोलॉजी का कोर्स भी कराया, और भारतीय सैनिकों के लिए साइकोलॉजिस्ट की भी कई बार जब आवश्यकता पड़ती है तो आपको वहाँ पर बुलाया जाता है। और बहुत ही खूबसूरती के साथ में निरंतर आपने काम किया। 2001 में आप सेवानिवृत्त हुए, फिलहाल जयपुर में निवास करते हैं। और कर्नल साहब एक बहुत बढ़िया कविताकार भी हैं, साहित्य में आपकी रुचि है, पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख छपते रहते हैं, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है कर्नल साहब। एक बार फिर से दूरदर्शन के स्टूडियो में नमस्कार सर। कर्नल साहब, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सबसे पहले आपसे हम यही बात जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो हम लोग जानते हैं कि 1949 में से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन केवल वो दिन नहीं होता जिस दिन उस तारीख दर्ज हो जाती है किसी किताब में, किसी कागज के पन्ने पर, बल्कि उससे पहले की भी बड़ी एक कहानी होती है। हम थोड़ा सा उस कहानी को जानना चाहेंगे कि 1949 से पहले सशस्त्र सेना झंडा दिवस की वो कहानी क्या थी, क्योंकि तब जाकर के ये भूमिका, ये प्रस्तावना आगे बढ़ेगी और हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि ये झंडा दिवस आखिर है क्या चीज़। सर, बात यह है कि सैनिक जब शहीद होता है तो उसकी खबरें अखबारों में छपती हैं और वो खबरें जनमानस तक पहुंचती हैं, लेकिन जो लोग घायल हो जाते हैं, जो उन सैनिकों के जो परिजन हैं, जो उनके माता पिता हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनकी पत्नी है, उनके बारे में हम अधिकतर लोग नहीं जान पाते। हुआ यूँ कि सन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई और सेकंड वर्ल्ड वार हुई सर, तो 10 लाख के आसपास हमारे सैनिक विदेश में भेजे गए लड़ाई के लिए, और उन 10 लाख में से 75,000 आदमी शहीद हो गए, 86,000 घायल हो गए। और इन घायलों की कोई सूचना, इन सैनिकों के शहीदों की कोई सूचना यहाँ तक नहीं पहुँची। हमारे देश में आक्रोश पैदा हुआ और देश के लोगों ने आवाज़ उठाई। तो उस आवाज़ उठाने के बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट को एक कोर्ट बनानी पड़ी। उस कोर्ट को के जरिए उन परिजनों को, उनके लोग जो उन पर निर्भर थे, उनको कुछ सहायता देने का प्रयत्न किया गया, लेकिन ये कोर्ट सिर्फ कागजों में समाप्त हो गई, आगे नहीं बढ़ पाई। सन 47 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तुरंत ही क्या हुआ, कबालियों ने हमला कर दिया जी, और हमारे सैकड़ों लोग कश्मीर को बचाने के अंदर शहीद हो गए, घायल हो गए। सन 47 में 28 अगस्त 1947 को रक्षा मंत्रालय ने एक समिति बनाई, और उस समिति में यह तय किया गया कि हमें कुछ ऐसे जागरूकता पैदा करनी चाहिए जनमानस में, जो जागरूकता के जागृत होने से कुछ एक फंड बनाया जाए, कुछ जो लोग सहयोग दें उससे, और उस फंड से तमाम सैनिकों के जो आश्रित लोग हैं, जो परिजन हैं, जो माता पिता हैं, जो बच्चे हैं, उनकी कुछ सहायता की जा सके। और यहाँ से सन 1949 में 7 दिसंबर का दिन डिसाइड किया गया, और इस दिन से झंडा दिवस हमने मनाना शुरू किया।
सन 1993 में जाकर के इस झंडा दिवस का और हमने विस्तार किया और इसको हमने संयुक्त रूप से इकट्ठा कर दिया। अच्छा। और संयुक्त रूप से इकट्ठा करके जो धन हमने अभी तक इकट्ठा किया था उसको हमने एक स्थान पर डाल करके एक कोष बना दिया और ये कोष केंद्रीय सैनिक बोर्ड के अंतर्गत हमने उसको रख दिया। इस केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो हमने बनाया सैनिकों के लिए, इस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है जी। और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही काम नहीं करता, रक्षा मंत्री स्वयं इसके चेयरमैन है। अच्छा। और चेयरमैन होने के साथ साथ सेना के तीनों सेना अध्यक्ष इसके मेंबर हैं, जो समय समय पर केंद्रीय शिक्षा बोर्ड को ये बात बताते रहते हैं कि कैसी नीति की आवश्यकता है, किन किन लोगों की सहायता की आवश्यकता है, किन बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता है, कैसे कोर्सेज बनाए जाएं, कैसे नीति बनाई जाए ताकि उनके परिजनों को कुछ न कुछ मदद दी जा सके और जनता में जागरण पैदा किया जा सके उनके प्रति। इसकी नीति निर्धारण केंद्रीय सैनिक बोर्ड करता है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड इतना ही नहीं करता सर, केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने क्या किया, तमाम राज्यों में सैनिक बोर्डों की स्थापना की और इस वक्त करीब 32 सैनिक बोर्ड राज्यों के अंदर कार्य कर रहे हैं जी। राज्यों के सैनिक बोर्डों ने इसको जिला स्तर तक ले गए जी। और जिला स्तर तक ले जाने के बाद में उनका कार्यक्रम ये रहा कि ग्रास रूट तक जाएं और हर सैनिक के बारे में वो हम जानकारी पैदा ला सकें जो जानकारी उनकी कुछ मदद कर सकती है। एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सेना रिटायरमेंट के बाद भी अपने सैनिकों को भूलती नहीं है सर, बहुत बढ़िया, उन्हें हमेशा याद रखती है। बहुत बढ़िया। और इसी के लिए उनके परिजनों की, उनके माता पिता की, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी के रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए कार्य करती है। और उस कार्य से मैं बताना चाहूँगा कि करीब 5,500 बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया गया। करीब 34 से लेकर 40 करोड़ रुपए हर वर्ष सैनिकों के पुनर्वास के लिए, सैनिकों की सुविधा के लिए, सैनिकों की स्कॉलरशिप के लिए सेना खर्च करती है। करीब 12,000 सैनिकों की सेवा हर वर्ष इसी फंड से की जाती है। बहुत सुंदर। और इतना ही नहीं सर, इसके प्रचार के लिए, इसके प्रचार के तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने की हैं सर। जी जी जी। हमने यूजीसी से प्रार्थना की है, यूजीसी ने ये स्वीकार किया कि तमाम विश्वविद्यालयों को सूचना भेजेगी यूजीसी, और ये विश्वविद्यालय तमाम अपने जो अंतर्गत जो कॉलेज काम करते हैं उनको सूचना देगी जी, और उनमें एक जागृति पैदा करेगी। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स के ऊपर हमने विशेष व्यवस्था की है जहाँ की ये जागरूकता पैदा की जाए, आम जनता के अंदर ये बताया जाए कि झंडा दिवस क्या है, सशस्त्र सेना दिवस, झंडा दिवस क्यों मनाया जाता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये जितनी सेक्रीफाइस हुई, मैं कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहूँगा। वो डेटा ये बताएगा आपको कि हमें पूर्ण जानकारी आम जनता तक नहीं पहुँचती है। ठीक बात सर, मैंने आपको अभी बताया कि 10 लाख आदमी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए थे। बिल्कुल ठीक बात है। और उस 10 लाख आदमियों में से 75,000 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और 76,000 सैनिक जो है घायल हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए हमने 2 लाख भारतीयों को भेजा, उसमें से 1 लाख भारतीय या तो शहीद हो गया और या जो है घायल हो गया। ठीक है। आप देखिए कि सन 62 के युद्ध में 2000 सैनिक मारे गए, 1000 सैनिक घायल हो गए। इसी प्रकार से सन 65 के युद्ध में 3000 सैनिक मारे गए और 2000 सैनिक घायल हुए। सर, ये बात आम जनता तक नहीं पहुंचती, घायलों की बात आम जनता तक नहीं पहुंचती, उनके परिजन किस स्थिति में हैं ये बात जनता तक नहीं पहुंचती। 60,000 व्यक्ति हर वर्ष रिटायर्ड होता है सर सेना से, और 60,000 व्यक्ति जो रिटायर होता है वो जब सेना ज्वाइन करता है तो हाई स्कूल पास होता है, बहुत अधिक होता है तो 12th क्लास पास होता है। इसके बाद 40 साल की उम्र के आसपास रिटायर होकर के वापस आ जाता है। उसके सामने अपना पूरा जीवन होता है। उस जीवन को संवारने की जिम्मेवारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेना की है, देश की है, देश के हर जवान की, यही नहीं देश के हर जनता के हर मेंबर की। आपने बहुत अच्छी एक बात ये अब कही है। मैं इस पॉइंट को एक और आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जिस तरीके से कि 40 वर्ष की उम्र में अगर कोई हमारा जो जवान है वो रिटायर होता है, सेवानिवृत्त होता है, तो बड़ा एक लंबी आयु उसके सामने बढ़ी हुई है। तो केवल सेना की नहीं बल्कि देश की और देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। मैं इसमें थोड़ा सा स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला जो एक आज बात है, जो प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषणों में कई बार कहते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा
गुजरात में लगाई गई है, विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी मानी जाती है, जिसके लिए देश भर में गांव-गांव से, घर-घर से लोहा लिया गया। बहुत ठीक कह रहे हैं सर। और उस लोहे के कारण से उन सबको इकट्ठा किया, तो वो यूनिटी का प्रतीक बन गया कि केवल किसी एक जगह से, किसी एक प्लांट से कोई लोहा लेकर के नहीं बना लिया गया। हर घर का योगदान है, हर व्यक्ति का योगदान है। इसी प्रकार से सर हर व्यक्ति का योगदान जब झंडा दिवस के रूप में जाता है तो जनता जागरूक होती है, जनता में सेना के प्रति विश्वास पैदा होता है, सेना के प्रति समर्पण पैदा होता है कि सैनिक वास्तव में कर क्या रहा है। सैनिक है तो देश है, और देश है तो हम हैं सर। ये बात आदमी को, सबको पता समझनी चाहिए सर, समझनी भी चाहिए। और जब पता होती है तभी लोग योगदान करते हैं। जब भी हम कभी किसी कार्य के लिए योगदान करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि ये योगदान क्यों किया जा रहा है। सैनिक की कुर्बानियां, सैनिक का जज्बा, सैनिक, देखिए सर मैं एक बात और रखना चाहता हूं। जी बिल्कुल कहिए। सैनिक का चयन किया जाता है, रिक्रूटमेंट होता है, तो आपने देखा होगा कि सिविलियन पॉपुलेशन इतनी कंट्रोल में नहीं होती जी, दंगे भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वही सैनिक हमारे पास जब आता है सेना के अंदर तो हम उसको इतना प्रशिक्षित करते हैं, उसके मस्तिष्क को इतना ट्रेंड करते हैं कि वो देश के प्रति समर्पित हो जाता है। एग्जैक्टली सर, बहुत सुंदर बात कही आपने, क्योंकि ये साधना है। और मेरे को तो एक गीत की दो पंक्तियां भी ध्यान आती हैं कि साधना के दीप ले निष्कंप हाथों, बढ़ चले निज ध्येय पथ साधक निरंतर। ये सैनिक वही साधक है जिसने अपने हाथ में देशभक्ति के लिए जो दीप लिया है उसको बुझने नहीं देगा, बल्कि निष्कंप हाथों से वो निरंतर आगे बढ़ता है। कर्नल साहब, अगर हम 47 के बाद के भारत को लगातार देखें तो कई बार हम ऐसा लगता है कि उसको 2-3 टुकड़ों में थोड़ा सा उसके कालखंड को देखा जा सकता है कि 47 से 75 आपातकाल से पहले के समय को एक बार रखा जा सकता है, क्योंकि जो मेजर 3 युद्ध हुए हैं वो तभी हुए, 62, 65 और उसके बाद में 71 में। 75 से लेकर के 2000 के कालखंड को भी हम एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि 2000 के बाद में सैटेलाइट टीवी चैनल्स जो हैं वो आगे आए, डिजिटल एरा जो आज बहुत बूम पर है वो आगे बढ़ा, और 2000 से 2020 ये 20 साल हम थोड़ा सा और ले लें। 1949 में साहब जब इसकी कागज़ों पर ये चीज़ आई होगी, देश की सरकार के पास में, चूँकि देश आज़ाद ही हुआ था, इतना पैसा भी नहीं था, इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो डेफिनेटली देश का जो भी व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, सेठ साहूकार जो भी है, जिस किसी से भी सहायता ली जा सके लेनी चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे सैनिकों के पास में बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, हमारे साथ में राफेल विमान हमारे पास में आ रहे हैं। दुनिया की हर तकनीक जो है वो कभी पैसे के कारण से सेना के पास में नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। यानी कि सरकार के पास में अच्छा कोष है, तो क्या उसके उपरांत भी देश की जनता इस चीज़ के लिए आज की डेट में, अगर मैं तब से तुलना आज करता हूँ 49 से लेकर के 2020, तब आपको कैसा लगता है कि उस समय का भाव में और आज के भाव में कैसे चेंजेस आए हैं, परिवर्तन कैसा आया, आप क्या देखते हैं? सर देखिए, परिवर्तन, ये बात ठीक है कि सैनिक देश के प्रति समर्पित है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी बात याद रखनी चाहिए कि उसका भी परिवार है, उसको भी जीवन उपार्जन के लिए सुविधाएं चाहिए, और उसके बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन चाहिए, उसके परिजन जो हैं उनको भी तमाम सुविधाएं चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ कि देश में भी इतनी सुविधाएं नहीं थी जी, और प्रधानमंत्री नेहरू ये मान के चलते थे कि लड़ाई झगड़े की आवश्यकता नहीं, तो हम तो अहिंसा वाले देश हैं, हमें लड़ना ही नहीं पड़ेगा, हम तो शांति, सेना की खास जरूरत भी नहीं है, सेना की हमको आवश्यकता ही नहीं है, बिना सेना के हम शांति से रह सकेंगे क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी हैं। लेकिन ये बात सत्य नहीं है सर। सत्य यह है कि जब तक आप शक्तिशाली नहीं हैं, लोग आपको नहीं मानते, लोग आपको नहीं पूछते, लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। शक्तिशाली होना शांति के लिए परम आवश्यक है। डेफिनेटली आपने ये बात सही कही भी है, आपकी इस बात को आगे भी लेके जाएंगे, और हम लोग ये भी कहेंगे कि हिंदुस्तान में हमेशा महात्मा गांधी को पूजा जाता है और अहिंसा का पुजारी हमारा देश है, हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जितना देश हम लोग गांधी जी को पूजते हैं, उतना ही हम चंद्रशेखर आज़ाद की भी बात करते हैं, हम सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी बात करते हैं, और हर कालखंड में, हर परिस्थिति में, हर तरीके के विचारों की आवश्यकता होती है। बात हिंसा की है, अहिंसा की है, बात शक्ति की है, बात साधना की है, बात देश की है। आप बात को आगे बढ़ाइए सर। मैं एक बात कह रहा था आपसे, देखिए सेना में कुछ अच्छी परंपराएं थी जो धीरे धीरे थोड़ी कम होती चली जा रही हैं। जैसे मैं आपको अपने जीवन का एक शुरुआत का एक घटना बताना चाहूँगा। जब मुझे कमीशन मिला और मैं सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से यूनिट के अंदर गया, तो यूनिट कमांडर ने मुझको एक विशेष काम दिया। यूनिट कमांडर ने क्या कहा मेरे से कि आप रोज 7 आदमियों का इंटरव्यू करेंगे,
और 7 आदमियों को इंटरव्यू करके उसके घर की परेशानियों के बारे में उससे जानकारी लेंगे और उन अधिकारियों को पत्र लिखेंगे जिन अधिकारियों से इनकी प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन मिल सकता है। तो मैं उनसे बात करता था, उनके गांव में कभी उनकी ज़मीन पर आक्रमण होते थे, कभी उनके परिवार पर आक्रमण होते थे, कभी कोई और परेशानियां होती थी, तो मैं वहां के एसपी को, वहां के कलेक्टर को, वहां के अधिकारियों को पत्र लिखता था और वो पत्र के जवाब आते थे और उनकी समस्याओं का समाधान मिलता था। ये समाधान थोड़ा सेना में आजकल कम हो गया है। ये बहुत आवश्यक है कि जब तक हम सैनिक की हर जरूरत को उसकी दुविधा को कम नहीं करेंगे तब तक वो अपना सर्वस्व आपको नहीं दे पाएगा। उसकी दुविधा का निवारण बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसके साथ साथ जब तक सेना में की जागरूकता जनमानस तक नहीं आएगी तब तक जनमानस उसमें जाने को तैयार नहीं होगा। सैनिक को ये लगना चाहिए कि मेरे बाद भी मेरे परिवार को की देखरेख के लिए मेरा देश है, मेरी जनता है, जो मेरे बाद भी मेरे परिवार को उसी प्रकार से देखेगी या उससे बेहतर देखेगी जैसा मैं देख पा रहा हूँ। इसी बात को, इसी जागृति को पैदा करने के लिए हम झंडा दिवस मनाते हैं, ताकि हर आदमी इस बात को सोच सके, समझ सके और अपना योगदान दे सके। जनता में एक जागरूकता पैदा हो उन जाबाज सैनिकों के प्रति जो शहीद हुए हैं, उन जाबाजों के प्रति जो किसी प्रकार से विकलांग हो गए हैं, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए क्या आवश्यकता है, उनके बच्चों की एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, उसकी पत्नी को क्या कोई जॉब दी जा सकती है, इन सारी बातों को सोच करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक बात है कर्नल साहब आपने, और मैं आपकी ही बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो युग है, हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, ये थोड़ा कॉरपोरेट कल्चर की भी बात करता है। आज हम लोग देखते हैं कि जब सब 4 साल की इंजीनियरिंग की एक आईटी कंपनी में आप गए हैं, एक बढ़िया अच्छा हैंडसम पैकेज आपके पास में आया है और विश्व भ्रमण का आपको अब मिल रहा है मौका। आप सिलिकॉन वैली में भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, कैलिफोर्निया चले जाएंगे, 5 साल वहाँ रुक के आएंगे, बढ़िया आपके पास में घर बार है, आपकी ज़िंदगी बहुत जिसके बड़े कूल लाइफ जिसको कहते हैं ना, वो चल रहा है, हर तरीके से अच्छा है। ऐसे में देश का युवा जो है वो उस तरफ से हट करके उस तरफ जाए जहां लद्दाख की चोटियां हैं, सियाचिन के ग्लेशियर्स हैं, जहां कभी इंडियन नेवी सर्विसेज में उसे जाना पड़ेगा, जहां पर उसको समंदर के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देगा, तो उस कूल लाइफ को छोड़ करके वो एक ऐसे रास्ते में जाने के लिए कैसे तैयार हो जहां पर उसके लिए कदम कदम पर नित नया संघर्ष होगा। उसके लिए, क्योंकि आज का युवा जो है थोड़ा सा इस भ्रम में भी फंस जाता है कि हमारी जिंदगी आराम से बीते, उस आराम से हट करके संघर्ष के जीवन को अपनाने के लिए कैसे तैयार हो, उसके लिए सेना के बारे में सर पूरी जानकारी आदमी के पास है नहीं जी। सेना वो सब सुविधाएं आपको देती है जो सुविधाएं आप सोच सकते हैं जी। हर प्रकार की सेना में सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आप घुड़सवारी करना चाहते हैं तो घुड़सवारी है, अगर आप एक्सपीडिशंस पे जाना चाहते हैं तो एक्सपीडिशंस हैं, अगर आप कोई सोशल फंक्शन करना चाहते हैं तो सोशल फंक्शन की व्यवस्था है। आप जिस प्रकार की जो बात सोचना चाहते हैं वो सब सेना के अंदर उपलब्ध है। सेना का जीवन एक ऐसा जीवन है जिस पे हम गर्व करते हैं और मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि 34 वर्षों में जो जीवन मैंने जिया है वो जीवन हर व्यक्ति को बाहर उपलब्ध नहीं है। आप किसी बड़े इंजीनियर बन करके किसी जगह जाकर के एक छोटे से क्षेत्र में सीमित रह जाते हैं जी। बिल्कुल सेना आपका चहुमुखी विकास करती है। सेना आपकी अंतर छिपी हुई काबिलियत को बाहर लाती है, आप में वो विश्वास पैदा करती है कि जो विश्वास आपको बताता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, इफ यू डिसाइड यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप अगर तय करें कि मुझे ये करना है। आप उसकी डिक्शनरी से असंभव शब्द निकल जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस बात का प्रचार प्रसार होना बहुत आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि सेना की जीवन का सेना कैसे जीवन जीती है, सेना के लोग कैसे रहते हैं, सेना में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इनका भरपूर प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आम जनता सैनिक बनने के लिए तैयार हो, सैनिक बनने के लिए आए। देखिए, रोटी रोजी पैदा करना तो हर आदमी का काम है और हर आदमी करता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन पे गर्व महसूस किया जा सकता है और वो सैनिक का जीवन है जिस पे सैनिक गर्व भी कर सकता है। शहीद होने के बाद दूसरे लोग भी उसके जीवन पर गर्व करते हैं और वो अपनी रोटी रोजी भी पैदा करता है।
क्या आपको लग रहा है कि इस समय देश के युवा जो हैं वो कम संख्या में सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं, और आपका उनके लिए कुछ मैसेज कि भाई अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप बढ़ेंगे तो आपके लिए और देश के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसीलिए शायद इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी विज्ञापन भी देती है। बीच में कुछ ऐसा हुआ था सर कि सेना में लोग जाने में कम इंटरेस्टेड थे, क्योंकि प्रचार नहीं हो रहा था, लोगों को जानकारी नहीं थी, और हमने कोई जानकारी देने के विशेष प्रयत्न नहीं किए। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि सेना में युवाओं का वापस रुझान आ रहा है, लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लोग आ रहे हैं। मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में सिलेक्शन के लिए रहा हूं 3.5 साल तक, और मैंने देखा था कि सेना में जाने के लिए लोग आतुर हैं, लोग जाना चाहते हैं। ये विचारधारा मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं है कि लोग कम जाना चाहते हैं। वापस से बढ़ गया, ठीक है। मेरे विचार से तो ये मानसिकता उभर रही है। अभी जब लद्दाख के अंदर आक्रमण हुआ तो मैंने देखा देश के अंदर काफी जोश था और देश के नवयुवक तैयार। मुझे लगता है कि सर इसी जोश को संबोधित करते हुए आप चूंकि आप लिखते बहुत अच्छा हैं और आपके आर्टिकल्स, आपकी कविताएं बहुत ज़बरदस्त होती हैं, हम चाहेंगे, हमारे दर्शक चाहेंगे कि आपकी ऐसी ही एक जोश को संबोधित करते हुए कविता हम सभी लोगों के सामने आए, क्योंकि हम राजस्थान की भूमि पर हैं और राजस्थान की भूमि में ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है। मैं तो कोट करता हूँ सर मेजर शैतान सिंह साहब को, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी फौज के सामने 2000 सैनिक सामने थे और वो अकेले खड़े हो गए थे, और वो 2000 उनकी आंखों से घबरा करके, उस तेज से घबरा करके पीछे चले गए थे कि अकेला आदमी खड़ा हुआ, इसका मतलब इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, जबकि लोग थे नहीं। ऐसे ऐसे वीर हमारे यहाँ हुए। सर आपका अगर कुछ कविता पाठ करना चाहे। जी जी जी, ये कविता मातृभूमि की तरफ से सोल्जर्स को, सैनिकों को संबोधित की गई है और जनमानस को संबोधित की गई है। जब मातृभूमि पर गिरा रक्त, माँ बोली पुत्र नमन तुमको, कर दिए प्राण अर्पित तुमने आज मेरी भूमि बचाने को। मेरा प्रणाम उन माँओं को जिन माँओं ने जन्म दिया तुमको, भूलेगा तुम्हें न कभी देश आतंक से तुम्हें बचाने को। जो हुए शहीद सीमा पर हैं उनके परिवार अकेले हैं, पिता पुत्र माँ बहनों को हर पल जीने के झमेले हैं। उनको सांत्वना देने की, मनोबल फिर से बढ़ाने की, अब बारी हम लोगों की है परिवार को सुदृढ़ बनाने की। देश के बाग बगीचों में जो लाल पुष्प हैं खिले हुए, जो चढ़े शहीदों के शव पर याद देवों को अर्पित किए हुए, ये लाली उन्हीं के लहू से है जिन्होंने न्यौछावर किए प्राण, या मुझे सुरक्षा देने को अपना अस्तित्व कर दिया दान। मेरा कण कण बचाने को अपना खून बहाया है, फूलों में आकर्षित लाली शहीदों का खून ही लाया है। जो आज खुशी दे रहा तुम्हें वो मेरे हृदय की पीड़ा है प्राण न्यौछावर करते जो उन जीवन की बलिहारी है प्राण न्यौछावर करते जो उन जीवन की बलिहारी है। जब मातृभूमि पर गिरा रक्त, माँ बोली पुत्र नमन तुमको। बहुत सुंदर आपने पंक्तियों में अपनी बात कही है कि माँ बोली पुत्र नमन तुमको, और ये बात मुझे तो जो एक पुष्प की अभिलाषा थी उसमें भी समझ में आती है, जब कवि कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी बाला मैं विंध प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो हम सबको जाना है उस पथ पर और जाकर के अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्वों को पूरा करना है। अगर हम नहीं जा पाते हैं तो भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस उसका एक माध्यम बनता है कि आप वहां पर नहीं हैं, लेकिन ना करके भी आप वहां पर है। तो युवाओं के लिए सर आपका अगर कोई संदेश हमारे खास तौर पर, और परिवारों के लिए भी, बेटियों के लिए भी कोई संदेश आपका? मैं परिवारों, शहीद के परिवारों को और विशेष करके जो लोग घायल हो गए हैं उनके परिवारों को संदेश देना चाहता हूं कि सेना आपके साथ है। जिला लेवल तक सैनिक बोर्ड हैं, उन सैनिक बोर्ड्स में आप अपनी आवश्यकताओं को रखें। वो सैनिक बोर्ड राज्यों को देंगे, राज्य जो हैं वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड तक पहुंचाएंगे और केंद्रीय सैनिक बोर्ड निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। और इतना ही नहीं, ये सब सुविधाएं ऑनलाइन हैं। 2016 से केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो है वो ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन आप अपनी आवश्यकताओं को भेज सकते हैं और निश्चित रूप से भारत सरकार, हर प्रतिनिधि आपकी मदद करेगा। और मैं देश के हर नागरिक से ये अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ करके कि जितना भी योगदान आप दे सकते हैं वो योगदान आपको देना चाहिए। ये योगदान आप में जागरूकता पैदा करेगा, सैनिकों के प्रति सम्मान पैदा करेगा, उनकी मदद करेगा।
जिन्होंने आपकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में पधारने के लिए। और वीरों की आहुति कभी का बेकार नहीं होगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। दूरदर्शन स्टूडियो में पधारने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय भारत।